तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। स्मार्टफोन हम सभी के लिए एक ऐसा गैजेट बन चुका है जिसके इस्तेमाल से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान हो गई है। ऑनलाइन पेमेंट एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप 24 घंटे महीनों के 30 दिन कहीं से भी किसी को भी अपने बैंक अकाउंट से पैसा भेज सकते हैं। भले आपने ऑनलाइन कोई सामान खरीदा हो या फिर बाजार जाकर कोई खरीदारी की हो, दोनों ही तरीकों की खरीदारी में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हर महीने जमा किए जाने वाले बिल जैसे बिजली का या फिर कोई अन्य बिल भी आप स्मार्टफोन से कहीं से भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी का किराया, मूवी टिकट, एयरलाइन टिकट, मोबाइल रिचार्ज, साथ ही डीटीएच रिचार्ज जैसी तमाम पेमेंट ऑनलाइन की जा सकती हैं। देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन पेमेंट पर काफी जोर दिया है। फोन पर आसानी से ये सभी काम हो जाए, इसके लिए जरूरी है डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता। हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही है कि हमारे सभी किसान भाई बहन डिजिटली साक्षर बने। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम को हमने 3 सेक्शंस में बांटा है। हमारा पहला सेक्शन है डिजिटल पाठशाला, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि ऑनलाइन पेमेंट एप्स का इस्तेमाल कैसे करें। हमारा दूसरा सेक्शन है अर्थनीति, जिसमें बात होगी बैंकिंग और ट्रेडिंग की। और हमारा तीसरा और आखिरी सेक्शन है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम कृषि से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेक्शन, जिसका नाम है डिजिटल पाठशाला। डिजिटल पाठशाला में आज बात करेंगे भीम यूपीआई की। जानेंगे पूरे डेमो के साथ भीम यूपीआई से किस तरह आप अपने बैंक खाते को लिंक कर सकते हैं, साथ ही किस तरह से आप अपने मोबाइल फोन से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। और इस पर जानकारी देने के लिए इस बार हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। स्वागत है आपका अनुज गुप्ता जी हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। और बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं डेमो से। देखिए, भीम यूपीआई एक ऐसा इंटरफेस है जहां पर बैंक्स को मैनेज करना एक आदमी के लिए बहुत इजी है। सबसे पहले जो भी मोबाइल यूज़र है वो किसी भी मोबाइल से अपने भीम यूपीआई को प्ले स्टोर से जाकर सर्च करके भीम लिखेंगे तो आपका सर्च होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2 या 3 सेकंड लेगा डाउनलोड करने के लिए। इंटरनेट आपका अगर अच्छा है तो वो बहुत जल्दी स्पीड से डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि डाउनलोड होने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपसे लैंग्वेज पूछेगा। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लैंग्वेज का मतलब जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसकी पूरी डिटेल आपको लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, जो भी आप लेना चाहें। इसके बाद इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस मोबाइल नंबर से ऑथेंटिकेशन आएगा। अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो आप चूज कर सकते हैं कौन सा मोबाइल नंबर आप यूज करना चाहते हैं। एडवाइस ये कि आप वही मोबाइल नंबर यूज करें जो आपके बैंक्स में रजिस्टर्ड है, क्योंकि जो आप मोबाइल नंबर यूज करेंगे तभी वो आपके बैंक्स को पिक करेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मोबाइल नंबर आप वही यूज करें जो आपके सभी बैंक्स के साथ लिंक्ड है। जब आप बैंक्स के मोबाइल नंबर को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपसे वो पिन नंबर मांगेगा। ये बहुत ऑथेंटिकेटिंग है इसमें, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी सारे इसमें सिक्योरिटी कोड लगे होते हैं। आपका मोबाइल नंबर सिक्योरिटी है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी सिक्योरिटी ऐसे काम करता है, आधार भी आपका यहाँ पे सिक्योरिटी काम करता है। उसके बाद जो भी आपके बैंक्स है वो वहाँ पे शो करेगा। आप उन बैंक्स को अपने को सिलेक्ट करके उसमें ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट अगर आपके पास हैं एक मोबाइल नंबर के तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और उस मोबाइल नंबर के साथ जो बैंक्स हैं आप उनके साथ अपनी ट्रांजैक्शंस को कर भी सकते हैं और अपना बैंक के जो मैनेज है वो भी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आप एक भीम यूपीआई के साथ में आपको अदर बैंक्स के जो ऐप्स हैं उनको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही भीम यूपीआई से अपने मल्टीपल बैंक्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि कोई भी जो आईडी है वो हम मोबाइल नंबर के साथ क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि वो ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाती है। लेकिन क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है कि अगर कोई चाहे
अपने नाम के साथ यूपीआई आईडी को क्रिएट करना, तो क्या ऑप्शन है इसके लिए? देखिए बिल्कुल ऑप्शन है। आप अपने प्रोफाइल में जाकर अपने जो आपको नंबर चाहिए या नाम चाहिए वो आप डाल के कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो यूपीआई आईडी बनती है वो मोबाइल नंबर @UPI बनती है। अगर आपको उसको चेंज करना है तो प्रोफाइल में जाकर आप कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आईडी बना सकते हैं। तो ये फिजिबल है और ये आप कभी भी इसको कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आप नाम के साथ भी अपनी यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये भी हम जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के 2 से ज़्यादा अकाउंट, 1 से ज़्यादा अकाउंट है, 2 है, कईयों के 3 भी होते हैं, तो क्या उनके लिए भी ऑप्शन है कुछ कि वो बैंक अकाउंट से अपने खाते को लिंक करें? देखिए बिल्कुल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके मोबाइल से 3 बैंक लिंक्ड हैं या 4 बैंक लिंक्ड हैं तो यूपीआई में सारे वो लिंक शो करेगा। तो आप कोई भी बैंक को वहाँ पर लिंक कर सकते हैं और किसी भी बैंक को वहाँ पर आप प्राइमरी बैंक बना सकते हैं जो आपको बैंक बनाना है। बट वहाँ पर ये है कि आपके मोबाइल से जितने भी बैंक लिंक हैं वो सारे वहाँ पर शो करेगा और आप उन चारों के अकाउंट, 4 अकाउंट है या 5 अकाउंट है, जो भी अकाउंट है उन सबके साथ आप ट्रांजेक्शन ईजिली कर सकते हैं। बट उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपको एक उसमें बैंक को प्राइमरी बनाना पड़ता है। आप एक प्राइमरी बनाकर बाकी को सेकेंडरी बना सकते हैं और कभी भी उनको प्राइमरी सेकेंडरी के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। क्या हमारे पास क्यूआर कोड को स्कैन करके भी मनी ट्रांसफर का ऑप्शन है यहाँ पर? देखिए बिल्कुल है, डिजिटल का ज़माना है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर के अलावा जो आपका क्यूआर कोड है उससे आप पेमेंट को यूज़ कर सकते हैं। उस क्यूआर कोड को आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, उस क्यूआर कोड को आप ईमेल कर सकते हैं। सपोज अगर किसी किसान के पास यूपीआई आईडी है तो वो अपने क्यूआर कोड को मेल के थ्रू किसी को भी अगर पेमेंट लेनी है किसान को तो उसको भेज सकता है। अगर उसको सिक्योरिटी अपनी मैनेज करनी है तो क्यूआर कोड के थ्रू जो भी उसको स्कैन करेगा डायरेक्ट उसके यूपीआई बैंक से लिंक हो जाएगा और वो किसान को पेमेंट मिल जाएगी। तो यूपीआई जो क्यूआर कोड है ये एक अच्छा सेफ प्रोडक्ट है जिसको यूज किया जा सकता है। उसको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या किसी को अगर कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो भी वो क्यूआर कोड चला जाएगा जिससे कि वो इजीली पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड के जरिए भी पेमेंट को रिसीव किया जा सकता है। क्या भीम यूपीआई चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है? देखिए ऐसा नहीं है। इसमें *99# आप यूज करके भी कर सकते हैं। ये विदाउट इंटरनेट भी यूज होता है और आप उसको ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भीम यूपीआई के लिए इंटरनेट की जरूरत है। अगर इंटरनेट है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप *99# लगाकर भी जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो भीम यूपीआई ऐप है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये जितने भी टेलीफोन्स हैं, जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, सब पर ये यूज हो सकता है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी आप भीम यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। भीम यूपीआई ऐप का इस्तेमाल और भी तमाम चीजों के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी हम आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में देंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट यानी अर्थनीति की ओर, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है अर्थनीति। अर्थनीति में आज हम बात करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग पर और जानेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग से जुड़ी वो खास बातें जिनका जानना हमारे दर्शकों के लिए, खासकर हमारे किसान भाई बहनों के लिए बेहद जरूरी है। हमारे एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए जानते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है? देखिए कमोडिटी ट्रेडिंग एक्चुअली में कमोडिटी का व्यापार है। जैसे हम मंडियों में करते हैं फिजिकल में, वैसे ही ऑनलाइन ट्रेडिंग है जो कि हम कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर हम बात करें तो ये NCDEX के थ्रू होती है या MCX के थ्रू होती है, जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, जो कि एक रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं सेबी के द्वारा। जैसे कि अगर किसी किसान के पास कमोडिटी पड़ी हुई है फिजिकल में, उसको लग रहा है कि उसका प्राइस नीचे जाने वाला है, तो वो अपनी कमोडिटी को एक्सचेंज में अवेलेबल कमोडिटी के साथ में हेज कर सकता है। अगर उसके पास चना है तो वो एक्सचेंज में जाकर चने को बेच सकता है, जिससे कि उसका जो प्राइस का रिस्क है वो मैनेज हो जाएगा और उस एक्सचेंज के थ्रू वो डिलीवरी कमोडिटी की दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग बेसिकली किसानों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए है, या जो मंडी के अंदर लोग बैठे हैं उनके लिए है, जो फिजिकल कमोडिटी में ट्रेड करते हैं और अपने रिस्क को मेंटेन करना चाहते हैं।
जी बिल्कुल। अगर कोई किसान अपना उत्पाद बेचना चाहता है तो क्या कुछ विकल्प हैं कमोडिटी बाजार में? अगर हम ट्रेडिशनल वे में बात करें तो किसान अपना माल मंडी में ले आके बेच सकता है आड़तियों के द्वारा, बट यहाँ पर एक्सचेंज है। अगर हम बात करें तो 2 एक्सचेंजेस लिस्टेड हैं सेबी के रेगुलेशन में, NCDX और MCX। अगर कोई किसान अपनी कमोडिटी बेचना चाहता है तो अपनी कमोडिटी को जाकर एक्सचेंज पर बेच सकता है। अगर हम देखें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई किसान है जिसके पास सरसों रखी हुई है, उसको अगर अपनी सरसों को बेचना है तो या तो वो फिजिकल मंडी में जाकर अपनी सरसों को बेचे, अदरवाइज वो एक्सचेंज में जाकर अपनी सरसों को बेच सकता है। और जब उसका टाइम आएगा डिलीवरी का तो वो डिलीवरी अपनी एक्सचेंज में अपनी क्वांटिटी को, अपनी क्वालिटी को जाकर डिलीवर कर सकता है, जहां पर उसको अच्छा प्राइस मिल सकता है। तो एक्सचेंज में भी सिंपल वे है, आप जाकर अपनी क्वांटिटी को बेचें और जब डिलीवरी का टाइम आए तो अपनी कमोडिटी को डिलीवर करते हैं एक्सचेंज में। वो कौन सी खास बातें हैं जिनका ख्याल हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को खास तौर से रखना होगा? देखिए, डिजिटल का ज़माना है। यहाँ पर किसान जो एक्सचेंज के प्राइस है उसको देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि उनको किस क्रॉप को पैदा करना है। सपोज हम देखें इस बार सबसे ज़्यादा प्राइस कॉटन में देखने को मिले, तो जो कपास के व्यापारी हैं वो आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कॉटन का क्या भाव मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो बुआई है उसको यहाँ पर चालू कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात वो ये देख सकते हैं कि आगे जो प्राइस चल रहा है या फिर आगे प्राइस गिरावट में तो नहीं है या तेज़ी में तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो आइडिया लगा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर किसान एक्सचेंज के प्राइजेस को देखते हैं तो उनको ये पता लग जाता है कि जो क्रॉप है वो मंडियों में कैसे आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि उससे एक आइडिया जो है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं किसान के पास एक बड़ा ऑप्शन होता है कि अगर उसको अपना माल बेचना है या देना है तो वो एक्सचेंज का जो गेटवे है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज के पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि कितने उनके गोडाउन में माल रखा हुआ है या एक्सचेंज के वेयर हाउस में कितना माल रखा हुआ है और कितने रेट पर बायर और सेलर है, तो उसको देखकर भी वो अपनी क्वांटिटी, अपनी क्वालिटी या फिर जो उनके पास कमोडिटी है उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फायदे हैं एक्सचेंज के, जिसको किसान देखते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि जिस कमोडिटी के अंदर किसान है, अगर कमोडिटी वहाँ पे लिस्टेड है तो उनको वहाँ पे अगर वो प्राइस देखेंगे तो उनको काफ़ी अच्छे आइडिया यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम क्योंकि कमोडिटी एक्सचेंज और फिजिकल डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो एक बार चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को डिटेल से बताएं कि किस तरह से फिजिकल डिलीवरी या फिर कमोडिटी एक्सचेंज ले दे सकते हैं। देखिए, अगर किसी किसान को डिलीवरी लेनी है तो वो एक्सचेंज पर अगर उसको दिख रहा है कि कोई कमोडिटी का रेट अच्छा मिल रहा है, या जनरली किसान जब कोई कमोडिटी परचेज करते हैं तो उनको प्राइस लोअर चाहिए होता है, उनको दिख रहा है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस लोअर है तो एक्सचेंज पर, तो वहाँ पे जाके वो खरीद सकते हैं। जब उसकी एक्सपायरी डेट आएगी तो वहाँ पर उनको डिलीवरी मिलेगी। जैसे अगर सपोज कीजिए किसी किसान को चना लेना है या किसी को गेहूँ लेना है या किसी किसान को कपास लेना है, उनको एक्सचेंज पर जाकर अपना सौदा प्लस करना है, खरीदारी करनी है और वो पर्टिकुलर डेट पर उनको डिलीवर हो जाएगी। इसके विपरीत अगर किसी को अपनी क्वांटिटी को बेचना है, कमोडिटी को बेचना है, तो एक्सचेंज पर जाकर वो बिकवाली का ट्रेड लें और उसके बाद जो उसकी एक्सपायरी होगी तो वो वहां पर डिलीवर कर सकते हैं। एक्सचेंज के अंदर एक बात ये है कि जो भी कमोडिटी है उसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन मेंशन होती है, तो किसान उस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन का माल को ले जाकर एक्सचेंज पर डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसान को बेनिफिट ये होता है कि जो भी उसका क्वालिटी का माल है वो वहाँ पर ईजिली जाकर अच्छे अमाउंट में जाकर वो बेच सकता है। और जनरली हम देखते हैं एक्सचेंज पर किसानों को काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स देखने को मिलते हैं और एक्सचेंज पे जो माल है वो उसका इजीली डिलीवर हो जाता है। तो किसान को ये भी घबराने की जरूरत नहीं है कि उसका माल डिलीवर होगा या नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात पेमेंट की, क्योंकि किसानों को जनरली माल बेचने के बाद हमेशा पेमेंट का डर लगा रहता है कि उनकी पेमेंट टाइम पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई बार किसानों को पेमेंट नहीं मिल पाती है। तो एक्सचेंज के पास माल बेचने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे ही वो माल बेचते हैं उनके पास तुरंत पेमेंट उनके अकाउंट में, चाहे वो डिजिटल पेमेंट है तो डिजिटल के थ्रू उनके अकाउंट में आ जाती है। तो किसान को ये भी डर नहीं रहता कि पेमेंट आई नहीं आई। तो पेमेंट का भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है कि उनको टाइम से पेमेंट उनके अकाउंट में आती हुई दिखाई देती है और माल भी उनका समय पर डिलीवर हो जाता है। यहाँ पर हम रोल जानना चाहेंगे कमोडिटी मार्केट में क्या है ऑनलाइन एग्री ट्रेडिंग का रोल। देखिए, ऑनलाइन एग्री ट्रेडिंग जो है वो सिमिलर ट्रेडिंग है जहां पर हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर दलहन लिस्टेड हैं, तिलहन लिस्टेड हैं, सोयाबीन, रिफाइंड सोया, चना, सरसों, ग्वार सीड, ग्वारगम, कपास और सारे मसाले यहाँ पर लिस्टेड है, जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर, धनिया, जो जितने भी कमोडिटी यहाँ पर सब लिस्टेड हैं। जो भी किसान इन कमोडिटी से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं, अपनी कमोडिटी को डिलीवर कर सकते हैं, एक्सचेंज से डिलीवर ले सकते हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि
जो भी कमोडिटी का एक लिस्टेड एरिया है, जैसे अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन सबसे बड़ा एरिया एमपी के अंदर होता है, तो एमपी के अंदर उसके सारे डिलीवरी सेंटर अवेलेबल हैं। अगर हम ग्वार की बात करें तो ग्वार के लिए सबसे बड़ा एरिया राजस्थान को माना जाता है, तो राजस्थान के सबसे बड़े डिलीवर सेंटर हैं। तो जिस कमोडिटी का जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर एक्सचेंज के डिलीवरी सेंटर भी हैं, जहां पर डिलीवरी लेने और देने में कोई परेशानी नहीं आती है। तो किसानों के लिए ये भी इशू नहीं है कि डिलीवरी सेंटर कहीं दूर है। अगर हम कॉटन कपास की बात करें तो राजस्थान है, आपके पास गुजरात है, तेलंगाना है, जहां पर आप इजीली कॉटन को डिलीवर कर सकते हैं। मसालों के लिए आंध्रा सबसे बड़ा डिलीवरी सेंटर है, जहां पर आप आंध्रा में जाकर डिलीवर कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है डिलीवरी करने के लिए। वेयर हाउस सिस्टम हमारे पास बहुत अच्छा है, डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा है, तो किसानों के लिए कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। अगर उनके पास कमोडिटी है तो इजीली कमोडिटी को जाकर वो डिलीवर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कमोडिटी को बड़ी आसानी के साथ वो अपने जो उत्पाद हैं उनको डिलीवर कर सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाई बहनों और हमारे अन्य तमाम जो दर्शक हैं उनको दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जाना कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है और किस तरह हमारे किसान भाई बहन अपने उत्पाद को ऑनलाइन बेच सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे केंद्र सरकार के अमृत सरोवर मिशन के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो कृषि को अपनाना है। ये बात हमारे देश के युवा बखूबी समझ चुके हैं। यही वजह है कि MBA, BTech, PhD युवा आज कृषि को बाय चॉइस अपना रहे हैं। ऐसे ही युवा किसानों की कहानी हम लेकर आए हैं आपके लिए कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप देखना न भूले, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। तो आज हम बताएंगे केंद्र सरकार के अमृत सरोवर मिशन के बारे में। इस योजना पर बात करने के लिए हमारे साथ पूसा से जल प्रौद्योगिकी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AK मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो सबसे पहले आपसे यही सवाल कि ये जो अमृत सरोवर मिशन है आखिर वो है क्या? देश में जल की उत्तरोत्तर जो कमी होती जा रही है इसका पता लगा कि पहले प्राचीन काल से ही भारत में एक संस्कृति रही है जिसके तहत देश के विभिन्न प्रदेशों में सब जगह देखा जाए विभिन्न प्रकार की जल संग्रहण संरचनाएं होती थीं, जिनमें हम जानते हैं कभी सरोवर के नाम से झील है, तालाब है, गड्ढा गढ़े, यानी कि सभी संरचनाएं। और साउथ में अगर देखें तो ईरी है और बांधारा है। इस प्रकार से बहुत सारी संरचनाएं होती थी जिनमें जल संरक्षित रहता था और वो भूजल को भी संतृप्त करता था। और जब वर्ष के करीब करीब 100 दिन जल वर्ष के खत्म हो जाता था तो बाकी समय में इन्हीं संरचनाओं में उपलब्ध जल का प्रयोग पेयजल के रूप में जानवरों को भी और सिंचाई के लिए भी प्रयोग होता था। तो धीरे धीरे करके ये संरचनाएं विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गई हैं। एक बार उनको पुनर्जीवन देने का समय आ गया है और जिसके बहुत तरीके से लाभ किसानों को और सारे जनमानस को भी होने अपेक्षित है। इस वजह से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज़ादी के 75वें वर्ष में एक मिशन मोड यानी कि इस वर्ष हम शुरू करके अगले वर्ष 15 अगस्त तक इसको समाप्त कर लेंगे, ऐसी एक परिकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी भाई मोदी के द्वारा की गई, जिसमें देश के सभी प्रदेशों के सभी जिलों में मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि देश के सभी प्रदेशों के सभी जिलों में 75 जल संग्रहण संरचनाओं का या तो नवीनीकरण करना है, पुनरुद्धार करना या पुनर्जीवन करना है या नई संरचनाएं बना करके जल संग्रहण का महान कार्य करने का एक बीड़ा उठाया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभिन्न विभागों ने, जिसमें पंचायती राज विभाग शामिल है, मनरेगा के लोग उसमें लग रहे हैं और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और जिला ग्रामीण विकास समिति के लोगों का बहुत
महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। आपसे दूसरा सवाल यही जानना चाहेंगे कि जो पूरा ये जो मिशन है ये कब तक निर्धारित किया गया है, इसको कब तक पूरा किया जाएगा और जो धनराशि है कितनी निर्धारित की गई है? अमृत सरोवर योजना जो 24 अप्रैल 2022 को आरंभ की गई है उसको मिशन मोड में 1 वर्ष के भीतर समाप्त कर लिया जाना है, जिसमें ऐसे तालाबों का या तो नवीनीकरण करना है या पुराने या नए तालाबों को बनाने का प्रयास करना है जो जिनका क्षेत्रफल लगभग 1 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए और जिनकी धारिता यानी कि वॉल्यूम जो वो ये संरक्षित करेंगे लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि 50,000 ऐसी संरचनाएं बन के तैयार हो जाएंगी जिनमें 10,000 क्यूबिक मीटर के हिसाब से अगर जल उपलब्ध होगा तो एक बड़ी मात्रा में हम जो है एक सरफेस वाटर रिसोर्स क्रिएट करने में सक्षम हो जाएंगे और अगले वर्ष 15 अगस्त के पहले इस कार्य को समाप्त कर लिया जाना है। जी, जो बाकी योजनाएं हैं जिनमें वाटरशेड है या अन्य जल प्रबंधन योजनाएं हैं उससे किस तरह से ये जो अमृत सरोवर मिशन है अलग है? इसमें पुरानी संरचनाएं भी शामिल होंगी और नई संरचनाएं बनाई जाएंगी और कमोबेश इस तरह की संरचनाएं हमारे हर जिले में पाई जाती हैं जिनमें या तो गाद भर चुकी है, उनकी धारिता कम हो गई है या उनमें जो जल इधर उधर से बह करके जो अपवाह जल जिसे हम कहते हैं जब वो वहां पे पहुंचता था उसमें आने का रास्ता बाधित हो गया है। तो इन सभी चीजों की अच्छी तरीके से पहचान की जानी है नंबर 1 और इसमें जल की धारिता बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त इनको ये जो जल संग्रहण संरचनाएं हैं वो एक सामुदायिक भागीदारी के रूप में इनका क्रियान्वयन किए जाना है। साथ में मनरेगा का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा और जो वर्कर्स इसमें काम करेंगे उनको उनके तहत उनको रोजगार भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त ये संरचनाएं एक सामुदायिक स्थल जैसी होंगी जिनके चारों तरफ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। शाम को भ्रमण के लिए रास्ते बनाने की योजना भी है। कांटेदार बाड़ भी लगाने हैं जिससे कि कोई जानवर इसमें प्रवेश ना कर सके। किन्हीं बड़ी संरचनाओं में तो बोटिंग की भी व्यवस्था करने का प्रावधान भी किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके के सांस्कृतिक और संचेतना के केंद्र बनाने का ये पूरा प्रयास है इस देश में इस अमृत सरोवर योजना के माध्यम से। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि इसमें कितनी संरचनाएं हैं और जो कितने जिले इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, क्या वो कोई खास क्षेत्र है जिनके अंदर ये योजना ये मिशन चलाया जाएगा? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी में एक समान रूप से लागू की जानी है। और जैसा हम जानते हैं आज हमारे देश में लगभग 780 जिले हो चुके हैं। वर्ष 2001 में जो 593 थे, 2010 में लगभग 640 जिले थे, 2021 में 778 और आज 2022 में 780 जिले हैं। इन सभी जिलों में 75 संरचनाएं करीब 43,500 लगभग एक मोटा अनुमान लगाएं तो 50,000 संरचनाएं समग्र रूप से हम इसमें उनका पुनरुद्धार करेंगे या उनमें से कुछ नई संरचनाएं भी बनाएंगी। ये जो है हमारे प्लानर्स यानी कि जो योजना नियंता है उनके ऊपर निर्भर करेगा कि किस जिले में उन्हें कौन सी संरचना का पुनरुद्धार करना है। परंतु एक बहुत बड़ा जल संसाधन जो हम जिसे सरफेस वाटर रिसोर्स बोलते हैं बन के हमारे देश के सभी देशवासियों को उपलब्ध होगा। और इसमें यह भी बताने की आवश्यकता है कि न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ही इससे लाभान्वित होंगे बल्कि शहरी क्षेत्रों के भी। यहाँ पे एक सवाल और कि जो वाटर ग्राउंड वाटर है उसकी जो स्थिति है वो किस तरह से सुधरेगी? अब अगर ये संरचनाएं बनेंगी तो हमारा भूजल भी संतृप्त होगा और मैं समझता हूं कि जो हमारे देश के 140-145 ब्लॉक हैं जिन्हें डार्क जोन घोषित किया गया है उनमें भी भूजल बहुत ऊपर तक आ जाएगा और अगर वो डार्क जोन नहीं है तो ग्रे जोन में और नहीं तो बहुत संतृप्त जोन में आ जाएंगे
और इससे फिर जो है और आपको ग्राउंड वाटर की कमी नहीं रहेगी और मैं समझता हूं कि किसानों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, किसानों को इसका सबसे बड़ा फायदा इसलिए होगा क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो हमारे किसान हैं, जो हमारे खेत हैं, उनको आराम से वो पानी मुहैया करा पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, इस प्रोग्राम के जरिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि देश का हर एक नागरिक डिजिटल साक्षर बने। हमारे किसान सिर्फ किसान नहीं बल्कि स्मार्ट और डिजिटल किसान बने। अगर आप प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।